हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले एक्सरसाइज में 13.1 में 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब उससे आगे देखें। छठा क्वेश्चन देखें। छठे क्वेश्चन में बोला गया है कि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का योग, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 है। ठीक है, अर्थात L प्लस बी प्लस एच बराबर 19, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और घनाभ के विकीर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। कितनी है? 11। अब घनाभ का विकीर्ण क्या होता है? L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 11। अब 11 है तो यहाँ दोनों तरफ क्या कर लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर और इधर 11 का वर्ग करोगे, वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भाग 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। ये समीकरण नंबर 2 लेके चले। अब वापिस समीकरण 1 से L प्लस बी प्लस एच बराबर 19 है। दोनों तरफ वर्ग करने पर इन द बोथ साइड ऑफ द स्क्वायर L प्लस बी प्लस एच, इसका स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bh 2hl बराबर 19 का स्क्वायर 361 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। अब देखें यहाँ पे समीकरण 2 से L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 121। इसमें 2 कॉमन ले रहा हूँ, एल बी बी एच एच एल, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई बराबर 361। ये फॉर्मूला किसका होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 361 में से 121 माइनस कर देते हैं। 0 4 3 में से गया 2, ये लीजिए, 1 में से गया 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से गया 2, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर से देखें, घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग दे रखा था आपको 19, L प्लस बी प्लस एच बराबर 19। तो घनाभ के विकीर्ण की लंबाई 11 दे रखी है, तो अंडर लगा लेंगे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच चाहिए यहाँ पे, बराबर 11। फिर अब हमने मान रख दिया गया, दोनों तरफ वर्ग किया तो अंडर हट गया, यहाँ स्क्वायर लग गया, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है। समीकरण 1 से ले लेंगे वापिस, दोनों तरफ वर्ग किया। अब इसमें सूत्र लगा दिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, 9th क्लास में पढ़ी थी इसे आइडेंटिटी, बराबर 361। अब इसका मान तो हमें दे रखा है, समीकरण 1 से देखें, 2 से 121। और ये जो फॉर्मूला होता है वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और ये अपने से पूछा था इसने कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगले वाले क्वेश्चन में ये बोला है कि 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपको सवाल नंबर है 7 का, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो आपको पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। भुजा स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 36। ओके, फिर 180 घन मीटर हवा भरी हुई है, तो हमें करना क्या है? कमरे का आयतन ज्ञात करना है।
कमरे का आयतन कितना दे रखा है अपने कमरे का आयतन 180 दे रखा है 6 सेंटीमीटर मीटर है सॉरी यहाँ पे घन कमरे का आयतन 180 मीटर क्यूब दे रखा है घन मीटर। तो कमरे का आयतन में यहाँ देखो क्षेत्रफल आ जाएगा एक तो फर्श का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर 180। अब फर्श का क्षेत्रफल 36 था h बराबर 180 तो h बराबर 180 बटे 36 पूरा पूरा 5 में जाएगा तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर। ये पूछा अपने से। बस फिर से देखें वर्ग की भुजा मतलब फर्श की भुजा दे रही है 6 तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हमने मान रखा 36 हुआ कमरे का आयतन 180 है तो फर्श का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर 180 यहाँ 36 रख देंगे गुणा h बराबर 180 36 का बार लगाया तो कितनी बार गया 5 बार गया तो h आ गया 5 मीटर। इससे आगे ये बोला है ये सवाल भी आपके 9th क्लास में था क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें दीवार और ईंट का मतलब है तो दीवार की लंबाई दे रखी है आपको दीवार की लंबाई है 44 मीटर दीवार की लंबाई 44 चौड़ाई है 15 ऊंचाई है 35 सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी है 35 अब ऊंचाई है। अब यहां पे ईंट की लंबाई है 22 सेंटीमीटर चौड़ाई है 10 ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। अब पहले ये बताना चाहिए ईंट से दीवार बनती है दीवार से कभी ईंट नहीं बनाते अपन तो हमें ईंट निकालना तो जो पूछा उसी के अंदर n लिख लेते हैं। माना कि ईंटों की संख्या n है तो ईंटों की संख्या n है तो n गुणा ईंट का आयतन बराबर दीवार का आयतन दोनों के दोनों घन आप क्या करती के होते हैं ये याद रखना। थोड़ा सा यहाँ कर दूर कर लेता हूँ ये सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो इसमें भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ये हो जाएगा 4400 ये हो जाएगा 1500 ओके ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है ही। तो n गुणा L1 B1 H1 L2 B2 और H2 n गुना ईंट की जो वैल्यू है वो क्या है 22 10 7 और दीवार की क्या है 4400 1500 और 35 तो हमें n निकालना है तो 4400 सबसे बढ़िया तो आइडिया ये रहेगा कि आप इसको पार्ट में रखें ऐसे जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए वरना गुणा करके बाहर लगाओगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। देखें 22 से ये कट रहा है 2 बार 200 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल फिर 7 से 35 कट रहा है 5 बार तो 5 दूनी 10 तो 100 तो ये हो गए 100 को इससे गुणा कर लेंगे अपन 1500 और ये लो इसके अकॉर्डिंग 1,50,000 हो रहे हैं अपने पास। कितने हो रहे हैं 1,50,000 लेकिन आपकी बुक में जो है यहाँ तो 1,50,000 हो रहे हैं ठीक है। तो 1,50,000 सेंटीमीटर मीटर क्या आएगा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमें ईंटों की संख्या पूछी थी तो ईंट ही आएंगे। ओके ये याद रखना यहाँ पे यूनिट मत लगा देना बस यहाँ पे दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन आपको 11 का दे रखा है इसलिए 8 और 11 का सेम सा पैटर्न है 8 + 11 तो इसलिए जिसको 8 का आता है उसको 11वां क्वेश्चन भी आता है। इसी तरीके से करना है वही दीवार और ईंटें दे रखी हैं आपको और ईंटों की संख्या पूछी गई है वहां पे भी तो उसको सही कर लेना आप
तो दीवार की लंबाई 44 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 4400, चौड़ाई 15 मीटर है तो 1500, ऊंचाई 35 है तो ये हो गया। तो ईंट की लंबाई हो गई 22, चौड़ाई 10, ऊंचाई 7। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो एक तरफ तो ईंट का आयतन बराबर दीवार का आयतन, हमने वैल्यू रख दी 22, 10, 7, इधर 4400, 1500 गुना 35, तो सबका भाग लगाया, 22 का भाग लगाया तो 200 आया, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर आपको बुक में ये भी मिल सकता है, 1.5 मिल सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, 150 हो जाएगा और यहाँ 15,000 ईंटें आ जाएंगी और कुछ नहीं। लेकिन जिस तरीके से मेरी वाली बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 15 दे रखा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का कन्फ्यूजन मत करना आप बिल्कुल भी। 22 के वैल्यू रख दें, काट देंगे तो 200 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। फिर 7 को 35 से काटा, 5 बार गया, 5 को 20 से गुणा किया तो 100 आए, 100 को इससे गुणा कर दिया, ये लो इतने ईंटें आ गए अपने पास। अब 10वां क्वेश्चन देखें, 9वां सॉरी पहले 9वां बहुत इजी सा क्वेश्चन है। घनाभ की लंबाई घनाभ की लंबाई 10, चौड़ाई 8, ऊंचाई कितने दे के अपने को 6। तो इसने पूछा है घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। घनाभ का विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण होता है L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसमें L कितना है 10, B 8, ऊंचाई 6, 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, 6 का 36, तो ये कितने हो गए 200 हो गए। 200 आता, 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 गुना 2 लिख सकता हूँ ना, लेकिन 100 तो बाहर आ सकता है लेकिन 2 बाहर नहीं आ सकता, तो 10√2 सेंटीमीटर, ये लो आंसर है अपना 10√2। फिर से देखें 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 गुना 2, 200, तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का होता है, तो 10 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए ये अपना घनाभ का विकर्ण कितना है 10√2 सेंटीमीटर आया। 9वां सवाल भी हो गया। 10वां देखें अब, घन का आयतन दे रखा आपको 512, तो भुजा पूछी है। 10वें सवाल में क्या पूछा है, घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब 512, दोनों तरफ घनमूल लेने पर, और दोनों तरफ घनमूल लोगे तो भुजा बराबर √512, यहाँ 3 ले लिया, और 512 कितने का होता है 512 होता है 8 का, तो भुजा कितने आ गई 8 सेंटीमीटर। अगर किसी को इस तरीके से नहीं निकालना आता तो इस तरीके से निकाल लें, और क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि 3 के सेट में से एक को बाहर निकालना, तो यहाँ आपके पास 3 बार 8 आएंगे ऐसे, और 3 बार 8 की कंडीशन में मतलब 8 एक बार ही आएगा, या 2 का या 3 का जो भी सीक्वेंस बनता है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये भुजा कितनी आ गई 8। 11वें क्वेश्चन के मैंने आपको बोला था कि 8वां सवाल और 11वां सवाल सेम ही है, इसलिए आप खुद क्वेश्चन कर सकते हो 11वां, तो मैं सीधा 12वां क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि 12वां किस तरीके से हमें करना है। और यहाँ 13.1 जो है एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाएगी अपने। 12वां क्वेश्चन देखें, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात कितना देर का है 5:3:2 है, अर्थात माना कि घनाभ की लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x। तो पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा आपको
और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 2 गुना लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई 558। 2 गुना लंबाई तो है 5x 3x, 3x गुना 2x प्लस 2x गुना 5x बराबर 558। 2 गुना 5 को 3 से गुणा किया तो 15x स्क्वायर, 3 को 2 से गुणा किया तो 6x स्क्वायर, 2 को 5 से गुणा किया तो 10x स्क्वायर। अब देखिए 15 6 21 से 10 31, 31 से x स्क्वायर 558, 2 से गुणा कर लो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 62 558। तो x स्क्वायर बराबर 558 में 62 का भाग लगा लेते हैं। 558 में कितने का? अब देखें 9 का भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, हासिल बचेगी 1, 9 6 54, 54 में 1 जोड़ लेंगे तो 55 हो जाएगा, पूरा पूरा 9 पे जा रहा है। तो दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो √9 और x का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर x आ गया। तो अब देखें घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई हमें कितनी मिल जाएगी 5 गुना 3 15, 3 गुना 3 9, ऊंचाई 2 गुना 3 6। ये आपको सबसे बाद में करना है, मैंने इसमें बता दिया, अपने पास जगह नहीं थी। तो फिर इसको आगे क्या करना है, इसने घनाभ का आयतन पूछा था, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 15 गुना 9 गुना 6 135, 15 में 135 गुना 6, 6 5 30, 6 3 18, 18 3 21, बचे 2, 6 2 8, 810 आ गए अपने पास। कितने आ गए 810 सेंटीमीटर क्यूब आ गए, जबकि इसने पूछा नहीं था, फिर भी अपन ने इसमें बता दिया है। फिर से देखें घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 दे रखा था। तो मैंने क्या किया, मान लिया घनाभ की लंबाई 5x है, चौड़ाई 3x है, ऊंचाई 2x है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 558 दे रखा था, तो वैल्यू रख दी मैंने 5 3 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, सबको जोड़ा तो 31x स्क्वायर, 2 से काटा तो मेरा कितना आ गया, गुना किया तो 62 हुआ। 62 का भाग 558 में पूरा पूरा जा रहा था, 9 बार लगा दिया तो भुजा मिल गई 3। तो मैंने भुजा यहाँ रखी, लंबाई 15 आ गई, चौड़ाई 9 आ गई, ऊंचाई 6 आ गई, मिल गया अपने को। अब घनाभ का आयतन ज्ञात करना था, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसमें मान रख दिया हमने और इसका आंसर निकाल दिया। ऐसा ही क्वेश्चन आपको उदाहरण में मिलेगा, लास्ट का उदाहरण है 13.1 का, वो भी सेम इसी तरीके से है, इसी तरीके से उसमें करना है। उसमें बस ये और पूछा था घनाभ का आयतन ज्ञात करें, तो ये मैंने बता दिया। 13.1 ये अपने कंप्लीट हो गए। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम 13.2 की बात करेंगे, और उसके अंदर क्या है, इसमें घनाभ था तो उसमें क्या आएगा, बेलन आएगा, तो बेलन की बात करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे। तो देखें, बाकी वीडियो के लिए धन्यवाद।